अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है कि आप जो फाइनेंस है वो आप अरेंज कहाँ से करोगे, ये सारे डिसीजंस हम फाइनेंसिंग डिसीजंस में लेते हैं। इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन था उसमें हम ये डिसाइड करते थे कि हम हमारा पैसा कहाँ लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से पैसा हम खर्च करेंगे। यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करेंगे कि जो पैसा लगाने वाले हैं एक्चुअली उसको हम मैनेज कहाँ से करेंगे, हम निकालेंगे कहाँ से उसको, या लेके कहाँ से आएंगे उस पैसे को। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली बहुत ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं कि खुद का सेविंग हो या फ्रेंड से लोन ले सकते हैं या बैंक से लोन ले सकते हैं। तो उसको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जो फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि हम पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं, पैसा कहाँ से ले सकते हैं, वो दो हैं, या तो ओनर्स फंड है या तो बोरोड फंड है। अब ओनर्स फंड मतलब कि जो ओनर है उसका खुद का पैसा, जैसे मैंने बोला कि मेरी खुद की सेविंग्स है और वो सेविंग्स में इन्वेस्ट करने को रेडी हूँ कंपनी में, तो वो मेरा क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा, ओनर्स फंड। अब मैंने कहीं से लोन लिया तो वो क्या हो जाएगा, बोरोड फंड। अब ओनर्स फंड के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं एंड बोरोड फंड के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम देखेंगे कि ओनर्स फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बोरोड फंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग बोरोड फंड होती हैं। रिटेन अर्निंग मतलब कि जो प्रॉफिट मैं दोबारा से इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं, मतलब बचा हुआ प्रॉफिट। नेक्स्ट आपका डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें हम बोरोड फंड की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब मेन डिसीजंस आपको जो लेने हैं वो आपको ये लेना है कि ओनर्स फंड कितना होना चाहिए और बोरोड फंड कितना होना चाहिए। अगर इसके रिलेटेड आप डिसीजंस ले रहे हो तो वो किस में आएगा, कौन सी कैटेगरी में फॉल होगा, फाइनेंसिंग डिसीजन कैटेगरी में फॉल होगा। अब जो ओनर है या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखती है और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि बोरोड फंड कितना होना चाहिए और जो ओनर फंड है वो कितना होना चाहिए। अब अगर मैं बोरोड फंड की बात करूं तो बोरोड फंड हमें कभी ना कभी वापस करना होता है और बोरोड फंड में कहीं ना कहीं रिस्क होता है, डिग्री ऑफ रिस्क ज़्यादा होता है बोरोड फंड में। इसके जस्ट अपोजिट में अगर मैं ओनर फंड की बात करूं तो मैं अपने आप को तो वापस करने की कोई गारंटी दे नहीं सकता ना। अगर मेरा बिजनेस है और मैं पैसा लगा रहा हूं तो वो लाइफ टाइम के लिए लगा हुआ है, तो पहली बात तो पे बैक करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कोई रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है। अब रिस्क कैसा, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से लोन लिया और मैं टाइम पे ना कर पाऊँ और इंटरेस्ट पे ना कर पाऊँ तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं मेरे ऊपर या मेरे बिजनेस के ऊपर। हो सकता है कि मेरे पे पेनल्टी लग जाए, हो सकता है मुझ पे केस लग जाए, हो सकता है इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाए। तो ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है कि जिससे मैंने लोन लिया है वो मेरे बिजनेस को ओवरटेक कर ले कि भाई तुम लोन नहीं दे रहे हो तो अपना बिजनेस ही मेरे हवाले कर दो। तो ये सारे रिस्क बोरोड फंड में इन्वॉल्व रहते हैं। अब बात आती है कि हमें बोरोड फंड ही लेना चाहिए या ओनर फंड लेना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलता है, दोनों का मिक्स वर्जन होना चाहिए कि कुछ पार्ट बोरोड फंड का होना चाहिए और कुछ पार्ट ओनर फंड का होना चाहिए। अब इसका भी एक रेशियो डिसाइडेड होता है जो एक आइडियल रेशियो होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे फाइनेंसिंग डिसीजंस को, मैं लोन लूँ या ना लूँ, खुद का पैसा यूज़ करूँ या ना करूँ, ये मेरे डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे। पहला आता है कॉस्ट। अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो बोरोड फंड या आप खुद से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ओनर्स फंड, दोनों में से कॉस्ट किस में कम आती है वो चीज़ ज़्यादा ध्यान रखी जाती है। कॉस्ट का कहने का मतलब क्या है, समझ लो कि अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन के लिए पहले आपको एक एजेंट से बात करनी होगी, आपको 1500 रुपये की या 2000 की फ़ाइल बनवानी होती है, उस फाइल पे वेरिफिकेशन होगा, फिर जो आप लोन लोगे उस पर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। 1 लाख का लोन ले रहे हो, 20% इंटरेस्ट, तो 1 लाख के लोन पे 20,000 रुपये देने हैं। तो ये क्या, ये जो 20,000 है इट्स अ कॉस्ट, लोन लेने की कॉस्ट है। अब इसी जगह पे अगर मैं खुद की सेविंग लगाऊंगा तो ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी क्या, नहीं होगी। तो कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि जो बोरोड फंड लेना चाहिए या
ओनर्स फंड लेना चाहिए। ओके, दूसरा आता है रिस्क। बोरोड फंड में ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है और ओनर्स फंड में सिक्योरिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अब ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड करता है और इसके हिसाब से बोरोड फंड लें या ओनर्स फंड लें डिसाइड करते हैं। तीसरा आता है कैश फ्लो पोजीशन, कि आपका कैश फ्लो कैसा है। अगर मेरे कंपनी में रेगुलर कैश आ रहा है, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, रेगुलर मेरी इनकम हो रही है, तो मैं बोरोड फंड ले सकता हूँ। क्यों? बोरोड फंड लिया, रेगुलर इनकम आ रही है, तो मैं पे बैक भी कर सकता हूँ और इंटरेस्ट भी दे सकता हूँ। अब मेरी कंपनी मुझे रेगुलर इनकम हो ही नहीं रही है, तो मैं बोरोड फंड में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे को रेगुलर इनकम नहीं हो रही तो मैं इंटरेस्ट पे नहीं कर पाऊँगा, उन लोगों का उनको लोन पे नहीं कर पाऊँगा, तो उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं मेरे साथ। तो अगर आपकी रेगुलर कैश फ्लो नहीं है तो आप ओनर्स फंड लें। ओके, नंबर 4 आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका बिजनेस कोई और भी शेयर कर रहा है, तो आप ओनर्स फंड में जा सकते हैं। ओनर्स फंड की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो आप इशू कर सकते हो और यूज पार्टनरशिप बना सकते हो किसी के साथ भी और पैसा उनसे इन्वेस्ट करवा सकते हो, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, एक तरह से ओनर्स बन जाएंगे। तो ये होता है आपका ओनर्स फंड सिक्योरिटीज़ में। और आपको लगता है नहीं भाई मुझे मेरा बिजनेस का कंट्रोल किसी को भी नहीं देना है, तो आप जा सकते हैं बोरोड फंड में। ठीक है, अगर कंट्रोल चाहते हैं कि पूरा आपका हो तो आप बोरोड फंड में जाइए। अगर आपको कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं, बस पैसों से मतलब है कि पैसे मेरे बिजनेस में आने चाहिए, कंट्रोल कोई भी करे चलेगा, तो आप ओनर्स फंड की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी इशू कर सकते हैं। नंबर 5 आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जो सिक्योरिटीज़ आप इशू कर रहे हैं उन सिक्योरिटीज़ में कितना खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल डिबेंचर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्रोस्पेक्टस का खर्चा आता है, आप एजेंट्स हायर करते हैं उसका खर्चा आता है। ठीक है, अगर ये खर्चा बहुत ज़्यादा जा रहा है और उसको आप एफर्ट नहीं कर सकते हो खर्चे को, तो आप जाइए बोरोड फंड में। और अगर आप इस खर्चे को एफर्ट कर सकते हो, अगर आप इस खर्चे को एफर्ट कर सकते हो तो आप जाइए बोरोड फंड में, और इस खर्चे को अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते हो तो आप जा सकते हैं ओनर्स फंड में। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब कि आपकी कंपनी को चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब खर्च कंपनी के मशीन्स वगैरह में रोज़ का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है, और आपको लगता है कि आप किसी का लोन को दोबारा पे नहीं कर पाओगे, सिर्फ जो खर्चा चल रहा है और उससे से ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमेशा बोरोड फंड ना लेकर ओनर्स फंड पे ही डिपेंड रहना ज़्यादा सेफर साइड रहता है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप बोरोड फंड की तरफ जा सकते हो। नंबर 7 आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट स्टेट कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर बूम पीरियड चल रहा है, मतलब कि बहुत अच्छा है, तो आपको कहीं से भी लोन मिल जाएगा, लोन तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपकी जो इक्विटी शेयर्स हैं वो भी इजीली सेल हो जाएंगे, तो आप ओनर्स फंड के ऊपर डिपेंड हो सकते हो। बट जैसे ही आपका रिसेशन पीरियड आता है, डिप्रेशन वाला पीरियड आता है, तो कोई हमारे शेयर्स जल्दी खरीदता नहीं है, तो इस टाइम पे ज़्यादातर लोग बोरोड फंड पे जाते हैं डिप्रेशन पीरियड के टाइम पे। आई होप सबको इतना क्लियर हो गया होगा।